विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर रहे थे हम लोग, प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। उसमें दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया चल रहा था उसमें। अब जो आगे बढ़कर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं संगम युग। क्या संगम युग बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं प्री में, इसलिए इसको ढंग से क्या करना है आपने। कुछ शब्द बहुत टफ होंगे लेकिन क्या करना, प्रयास करना है कि उसको याद कर लो अभी, है ना। तो सुदूर दक्षिण यानी द्रविड़ और तमिल देश के इतिहास के संदर्भ में सामान्यतः प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी के मध्य के काल को संगम युग कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि संगम युग था कब से कब तक। हालांकि जिन्होंने लिखा है संगम युग के जो ग्रंथ हैं उसमें तो बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है, लेकिन आपने ये मान के चलना फर्स्ट सेंचुरी एडी से और थर्ड सेंचुरी एडी के बीच का काल क्या था, संगम काल था। संगम युग का नामकरण इस समय आयोजित हुए 3 संगमों के नाम पर किया गया है। यह तमिल देश में ऐतिहासिक युग का प्रारंभ का काल था। तमिल देश खास ध्यान रखना आपने। और 3 संगम जो है कवियों के संगम में ही। किसके? अरे जैसे कवि सम्मेलन होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं ऐसे ही। लेकिन कवि सम्मेलन तो आपने देखा होगा 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ। यहाँ तो जो लिखा गया है उसमें तो बहुत लंबा टाइम पीरियड लिखा गया कि आज से चला और इतने 100 सालों तक चला। इतना लंबा तो नहीं चल सकता कवि सम्मेलन, चल सकता है क्या? इसलिए इतिहास बोलता है कि भाई जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी एडी से थर्ड सेंचुरी एडी के बीच के काल को क्या मान रहा हो, संगम युग मान रहा है। इतना क्लियर हो गया। यह युग सुदूर दक्षिण के आर्यकरण का युग था। किसका? सुदूर फार साउथ के आर्यकरण का युग था। तमिल संस्कृति में आर्य संस्कृति का समावेशीकरण हुआ। इस युग के विषय में जानने के प्रमुख स्रोत जो हैं वो बता रहा हूं मैं। अच्छा, एक चीज और समझो कि द्रविड़ संस्कृति जो भारत के मूल निवासी हैं वो द्रविड़ हैं। कौन है? ऐसा माना जाता है, इतिहास ऐसा बताता है। हमेशा ये नियम है कि हमेशा व्यक्ति जो होता है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। जैसे आप उत्तर भारत में हो तो उत्तर भारत में आप अपनी स्वदेशी संस्कृति से उतने क्या नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे जितने कि आप पाश्चात्य संस्कृति से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जैसे माना आप इंग्लिश की तरफ आकर्षित होंगे। इंग्लिश कहाँ की भाषा है? इंग्लैंड की भाषा है। कितनी दूर है इस देश से? बहुत दूर है। हालांकि ग्लोबल लैंग्वेज है, हम ये देश गुलाम रहा है कई देशों तक, और उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मैकॉले ने पढ़ा दिया आपके पूर्वजों को। तो आप आज इंग्लिश को ही क्या मान के चलते हो। तो भाषा के अगर उसमें मैं बोलूँ, भोजन के अगर मैं उसमें बोलूं, तो भोजन में देखा होगा आपने कि आप स्टेटस को तब अच्छा मानते हो जब आप कांटे और छुरे से खाते हो। मानते हो? जब आप कोट पैंट, अगर पहनावे में आऊं तो कोट पैंट जब आप पहनते हो तब आप अपने आप को कैसा मानते हो कि मैं जेंटलमैन लग रहा हूं। धोती कुर्ते में आप अपने आप को क्या नहीं पसंद करते हो। घाघरे चोली में आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो। जीन्स में आप अपने आप को क्या करते हो। तो ये नियम है। ये किसी भी देश में जो व्यक्ति होता है वो हमेशा पाश्चात्य संस्कृति से क्या होता है, आकर्षित होता है। ऐसे ही भोजन में देख लो, आप चाइनीज फूड की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हो बजाय कि अपने जो पारंपरिक भोजन है उनको छोड़कर। ठीक है, माँ के बनाई हुई लौकी तोरी टिंडे चचिंडे की बजाय आप क्या टेढ़े मेढ़े और जो सॉल्टी जो आपके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मैगी वगैरह जो भी है, उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हो। ऐसे ही दक्षिण भारत ने आर्य संस्कृति को क्या किया, आर्य संस्कृति उत्तर भारत से गई दक्षिण भारत में, अगस्त्य ऋषि लेकर गए, उन्होंने अडॉप्ट किया। और आज अगर आपको आर्य संस्कृति का देखना है, भले ही वो द्रविड़ संस्कृति है, लेकिन वहां पर संस्कृत जो है वो आर्यों की भाषा है। उसको जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, दक्षिण भारत में। संगीत वाद्य यंत्र जो मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे, दक्षिण भारत में। ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वो आपको कहाँ मिलेगी, जबकि ईश्वर किनके थे, अरे भाई आर्यों के थे। किनके थे? हाँ, उनका थोड़ा रूप चेंज हुआ है। उत्तर भारत में आपको जो मूर्तियां हैं वो अलग प्रकार की दिखेंगी, दक्षिण भारत में काले रंग की मूर्तियां दिखेंगी, उन पर बड़े बड़े टीके दिखेंगे, नाम अलग मिलेंगे। लेकिन जैसे ऊपर हम कार्तिक स्वामी बोलेंगे तो दक्षिण में जाके क्या बोलेंगे, उनको मुरुगन स्वामी बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, सुब्रमण्यम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही क्या हुआ, तमिल संस्कृति में आर्य संस्कृति का क्या हो गया, समावेशीकरण हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं संगम साहित्य, क्योंकि
अगर आपको इस युग के बारे में जानना है तो सबसे पहले स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, और वो क्या है? संगम साहित्य। तो संगम का अर्थ होता है संघ, गोष्ठी, परिषद। संघ, गोष्ठी या परिषद होता है जिसमें तमिल कवि व विद्वान एकत्रित होते हैं। इस परिषद के समक्ष कवि व विद्वान अपनी कृतियां प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? कृतियां प्रस्तुत करते थे। परिषद के अनुमोदन के पश्चात ही उन कृतियों का प्रकाशन होता था। क्या होता था? देखो, आज जैसे आप रील देख रहे हो ना भाई, मोबाइल पे क्या कर रहे हो आप? रील बना रहे हो या देख रहे हो। हर जमाने में मनुष्य किसी ना किसी चीज में फंसा रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें संगम साहित्य में, तो यहाँ पर बड़े बड़े कवि हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके बड़ी बड़ी रचनाओं का क्या कर रहे हैं? रचनाएं बना रहे हैं। रचनाओं को क्या कर रहे हैं? अपने मुख से सुना रहे हैं। उसके बाद वो परिषद के द्वारा क्या हो रहा है? अनुमोदित हो रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? उनका प्रकाशन हो रहा है। यानी अगर मेरी कविता प्रकाशित हो गई, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? अचीव्ड, यूरेका। नहीं आया समझ में? ऐसे अगर आप मुगल काल में देखें, सल्तनत काल में देखें, तो वहां पर भी राजाओं का कुछ ऐसा ही दिखता है आपको। नाच गान जो भी है, तो वहां पर नृत्यांगनाएं जो हैं वो अपने नृत्य को क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। वो उसी हिसाब से अपने नृत्य को अपडेट कर रहे हैं जिस हिसाब से मुगल सम्राट चाहते हैं या जो सल्तनत कालीन सम्राट चाहते हैं। फिर एक असदुल्ला खान, ये क्या नाम है, बहादुर शाह जफर के समय आप देखते होंगे कि असदुल्ला खान गालिब जैसे लोग, शायरियां चल रही हैं दरबार में। क्या हो रहा है? हर एक व्यक्ति अपनी क्या कर रहा है? शायरी कर रहा है ना, उर्दू में, रेख्ता में, जवाने हिंदवी में, है ना। उसमें असदुल्ला खान गालिब भी लिख रहे हैं। वो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा लोगों की कि बोल क्या रहा है आदमी, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज बोल रहा है, ऊंची चीज बोल रहा है, वो कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। वहां के लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा, है ना। जबकि इतना बड़ा शायर कौन? बहादुर शाह जफर, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा उस समय। बाद में जब वो मर जा रहा तब लोगों की समझ में आ रहा कि भाई इसने तो बड़ा गजब लिखा था। नहीं आया समझ में? तो हर एक समय में कुछ ना कुछ चलता रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि संगम जो गोष्ठियां होती थी या जो संघ होते थे, उसमें क्या कवि, परिषद के समक्ष कवि और विद्वान अपनी कृतियां प्रस्तुत करते थे। परिषद के अनुमोदन के पश्चात उनकी कृतियों का प्रकाशन होता था। परिषद अनुमोदित कृतियों के संकलन को ही संगम साहित्य की संज्ञा दी गई है। यह साहित्य तमिल भाषा में रचा गया। किसमें? सबसे पहले तो यही याद करना आप, तमिल संगम इसीलिए बोला जाता, तमिल भाषा में रचा गया। कवियों व विद्वानों की इस परिषद के लिए संगम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में नयनार संत अप्पार यानी तिरुना बुक्करसु ने किया था। तो संगम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर 7वीं शताब्दी में एक नयनार संत हुए, शैव संत बोला जाता। दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता है? नयनार। तो नयनार संत थे एक अप्पार। कौन थे? अप्पार, या इनका एक नाम क्या है? तिरुना बुक्करसु। इन्होंने किया था इसमें संगम शब्द का प्रयोग, ठीक है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत यानी तमिलों के ऐतिहासिक युग का क्रमिक ज्ञान प्राप्त होता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि 3 संगम क्या किए गए? आयोजित किए गए। किनके संरक्षण में? तो दक्षिण भारत में भाई 3 डायनेस्टियां थी। एक थी चोल, एक थे चेर, एक थे पांड्य। चोल जो थे वो तमिलनाडु कोरोमंडल तट वाली क्षेत्र में थे। चेर जो थे वो केरल वाली साइड में थे, इसलिए केरल पुत्र भी कहा गया उन्हें, केरल पुत्र। और जो पांड्य थे वो कहाँ थे? नीचे। इनका चिन्ह जो था मछली था। क्या था? चोलों का शेर था, चेरों का तीर धनुष था, और पांड्यों की क्या थी? मछली। तो अब आपने याद रखना कि पांड्य राज्यों के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन संगमों को विभिन्न राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ और अनेक कवियों और विद्वानों ने इसमें भाग लिया। इन संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के इरैनार 8वीं सदी के इरैनार अगप्पोरल के भाष्य की भूमिका में हुआ है। इनके अनुसार ये 990 वर्ष तक चले थे। अब देखो ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। आप किसी कवि सम्मेलन को कितना चला सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3। आधुनिक समय में तो समय नहीं है। 3 दिन का चलेगा ज्यादा, 10 दिन का चलेगा। हाँ जी, ये लिख रहे हैं कौन? इरैनार
अगप्पुरल के भाष्य में लिख रहे हैं कि ये 9,990 वर्षों तक चला, इतना संभव नहीं है। ठीक है, 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला कि इसमें क्या 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला और 8,598 कवियों ने इसमें भाग लिया। कितने? देखो, कवियों की संख्या में मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, ये ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी जमाने में जो आपका स्टेटस बढ़ाने का जो सिस्टम था वो कहाँ से माना जाता था कि आपने कविता पढ़ी और आपकी कविता प्रकाशित हो गई, उसको स्थान मिल गया। ठीक है, आज क्या है, जैसा यूपीएससी है, जिसने यूपीएससी क्रैक किया तो समझ लो उसको समाज में एक उच्च स्थान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब यूपीएससी में सीटें तो ऐसे ही हैं, 1,900 800 इतनी तो सीटें, 1100 इतनी होती हैं, लेकिन करने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कम से कम 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं। सीरियस बोल रहा हूँ। वैसे तो 10-12 लाख लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं। उसमें से भी मैं बता दूं आपको कि जो बहुत ज्यादा सीरियस है वो उनकी संख्या पूरे देश में जो होगी वो 10,000 होगी। कितनी होगी? और यही लोग पेपर निकालते हैं। समझ में आ गया? वैसे तो फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरे जाते हैं, उसमें से कई तो छोड़ देते हैं अटेम्प्ट अपना। फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, कितना लगता है? तो जैसे आज यूपीएससी एस्पिरेंट लगे हुए हैं क्या करने के लिए, पेपर क्रैक करने के लिए अपना मतलब अस्थि मज्जा खून सब लगा दे रहे हैं, बोन मैरो तक लगा दे रहे हैं कि नहीं जी पेपर क्रैक करना। उस जमाने में संगम कवि जो कवि रहे होंगे उनका एक ही ध्येय रहा होगा कि हम परिषद के समक्ष अपनी क्या करें, कृति प्रस्तुत करें, परिषद उसको अनुमोदित करे और वो क्या हो जाए, उसका प्रकाशित हो जाए। समझ में आ गया? और उनको मान सम्मान मिले। कहाँ? पांड्य राज्य में, तमिल साहित्य में उनका नाम हमेशा के लिए क्या हो जाए, अमर हो जाए। इतना समझ में आ गया? सर्वाधिक लंबे काल तक प्रथम संगम चला और सर्वाधिक कवियों ने भी इसी में भाग लिया, परंतु आज इस संगम की कोई रचना प्राप्त नहीं है। अब ये दुर्भाग्य है, इतना प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन अब हमारे पास प्रथम संगम की कोई भी रचना क्या नहीं है, प्राप्त नहीं है। द्वितीय संगम के प्राप्त एकमात्र ग्रंथ तोल्कापियर कृत तोल्कापियम व्याकरण ग्रंथ है, जो कि सहित तृतीय संगम से प्राप्त सभी ग्रंथों का संपादन तिरुनेलवेली की साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया? तिरुनेलवेली की साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी द्वारा किया गया। तोल्कापियम के अतिरिक्त अन्य उपलब्ध संगम साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे पत्थुपत्तु, इत्थुथोक्के और पदिनेन कील कनक्कू। पदिनेन, अब देखो यहां से टप शुरू हो गया, क्या हो गया, टप शुरू हो गया। तो लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 3 संगम हुए कब, क्या क्या हुए, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो ये होती है कि प्रथम संगम कहां पर हुआ। तो सबसे पहले आपने आंसर याद रखना, मदुरा। कहां पर हुआ? मदुरा यानी मदुरई। आज भी मदुरई जगह है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं उसको, त्योहारों का नगर बोलते हैं। वैगई नदी के तट पर है, मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में। क्या है? वैगई नदी के तट पर है और मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है, तो पहला संगम जो हुआ वो कहां पर हुआ, मदुरा में हुआ या मदुरई में हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। दूसरा क्वेश्चन बनने की संभावना ये होती है। तीसरा, संरक्षक जो थे वो कितने पांड्य राजा थे? तो 89 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। कोई भी कवि सम्मेलन बिना संरक्षण के नहीं हो सकता, साफ और सीधी बात। ठीक है, 89 पांड्य राजाओं ने क्या किया, संरक्षण दिया। जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 549 थी। कितनी? 549। और इसमें भी जो मेन नाम मिलते हैं वो मिलते हैं त्रिपुरुमेरित, दूसरे हैं मुरुगबल और तीसरे हैं मुरुंजीर युरु, इनके नाम मिलते हैं। अनुमोदित जो रचनाएं हैं 4,499 कवियों की रचनाएं हैं। 4,499 कवियों की रचनाएं हैं। ये बताया जाता है कि ये कब से कब, मतलब कितना चला, तो 4,400 वर्षों तक चला। तो मैंने कहा भाई इतना मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा 4,400 वर्षों तक, पर क्योंकि आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि इरैनार अग्गपुरल की भाष्य भूमिका में लिखा हुआ है कि ये जो तीनों संगम हुए वो 9,990 वर्षों तक चले थे, तो उसको बांट रहे हैं हम। पहला संगम चला 4,400 वर्षों तक चला। प्रमुख ग्रंथ जो है अगस्त्यम है,
परिपादल है, मुदुनारे है, लेकिन ये कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वैसे प्रथम संगम में कौन कौन से ग्रंथ हैं? अगस्त्यम, भाई ऋषि अगस्त्य थे अध्यक्ष, तो अगस्त्यम। दूसरा जो है परिपादल, और तीसरा जो ग्रंथ है वो कौन सा है? मुदुनारे। लेकिन ये कोई भी ग्रंथ क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है। अब जो अगला जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो बोलेगा द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ? तो द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ, अलवाई में हुआ। कहाँ पर हुआ? अलवाई में हुआ। अलवाई एक जगह है, आपको केरल की तरफ दिखेगी, रेयर अर्थ लिमिटेड भी है वहां पर। अलवाई केरल वाली मालाबार तट पर दिखेगा ये आपको, है ना। तो कपाटपुरम में हुआ, अलवाई में हुआ। अगस्त्य ऋषि के पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे, और उसके बाद इसके अध्यक्ष जो बने उनके शिष्य बने तोलकापियर। कौन बने? तोलकापियर। इन्होंने जो किताब लिखी वो क्या लिखी? तोलकापियम। तोलकापियम जो तमिल व्याकरण पर लिखी हुई पुस्तक है। तोलकापियम किसने लिखी भाई? अरे तमिल व्याकरण की सबसे महान पुस्तक जो है तोलकापियम, वो किसने लिखी? इन्होंने ही लिखी। किसने? अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकापियर ने लिखी। इतना समझ में आ गया? उत्तराखंड पीसेस वालों ने कैसे पूछा क्वेश्चन? उन्होंने कहा तोलकापियम किस संगम में लिखी गई थी? आंसर द्वितीय संगम में लिखी गई। किसमें? द्वितीय संगम में। अच्छा, इस द्वितीय जो संगम था इसको कितने राजाओं ने संरक्षण दिया? तो 59 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। कितनों ने? 59 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 49 थी। इन 49 में जो मेन थे वो थे कप्पियान, इरुंदयूर, कुरुन, कुरुन, गोलमोसी। कप्पियान थे, इरुंदयूर थे, और कुरुन गोलमोसी थे। इसमें अनुमोदित रचनाएं कितने कवियों की हैं? 3700 कवियों की रचनाएं हैं। कितनी? 3700 कवियों की रचनाएं हैं। ये कब कितने साल तक चला? ये 3700 सालों तक चला। कितने? 3700 वर्षों तक चलता रहा। और इसका, इस संगम का, द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ जो है वो है तोलकापियर का तोलकापियम। क्लियर हो गया? अब जो अगली संभावना होती है वो होती है तृतीय संगम से। तृतीय संगम कहां पर हुआ? ये भी मदुरा में हुआ, लेकिन उत्तरी मदुरा बोलना है आपने। क्या बोलना है? उत्तरी मदुरा में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। सबसे ज्यादा अगर तीसरे संगम से पूछा गया क्वेश्चन तो ये पूछा गया अध्यक्ष कौन था? आंसर नक्कीरर। कितने राजाओं ने संरक्षण दिया? 49 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। इसमें जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 49 ही थी। इसमें इरेनार भी थे, कपिलर भी थे, और शीतले सतनार भी थे। कौन थे? इरेनार, कपिलर और शीतले सतनार। इसमें कितने कवियों की कविताएं थी, रचनाएं की गई? 449 कवियों की रचनाएं पढ़ी गई। कितने? 449, 449। ये कितने वर्षों तक चला? ये 1850 वर्षों तक चला, 1850 वर्षों तक चला। आज भी जो संगम साहित्य उपलब्ध है वह इसी संगम का है। हालांकि इस संगम की भी अनेक कृतियां क्या है? अपर्याप्त, मतलब प्राप्त नहीं हो पाई। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। अब संगम साहित्य में क्या क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ जो है तोलकापियम है। यह संगम साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तोलकापियम की विषय वस्तु क्या है? तमिल व्याकरण। तमिल व्याकरण। रचनाकार कौन है? तोलकापियर है। इनकी रचना जो है वो सूत्र शैली में हुई है। इसकी रचना जो हुई है किसमें हुई है? सूत्र शैली में हुई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की नियमावली भी इसमें उल्लिखित है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। इसमें प्रेम विवाह को पंचत्रिणय और एक पक्षीय प्रेम को कैक्रिणय और अनुचित प्रेम को पेरुंदणय कहा गया है। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग समय में बने। प्रेम विवाह को क्या कहा गया है तोलकापियम में? हाँ जी, पंचत्रिणय। पंचत्रिणय। वन साइडेड लव को क्या कहा गया है? एक पक्षीय प्रेम को कैक्रिणय। क्या कहा गया है? कैक्रिणय। और अनुचित प्रेम को क्या कहा गया है? पेरुंदणय। पेरुंदणय। ये तीनों क्वेश्चन यूपी वाले पूछते हैं, ऐसे यूपी में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है। अगला जो ग्रंथ है वो है पत्थुपपातु। पत्थुपपातु। ठीक है। पत्थुपपातु में ये 10 गीतों का संग्रह है। कितने?
10 गीतों का संग्रह है। अब ये 10 गीतों का संग्रह, 10 गीत कौन कौन से हैं? तो एक हो गया तिरु मुरुकान्नु पद्य, तिरु मुरुकान्नु पद्य, यानी नक्कीरर द्वारा रचित इस गीत में संगमकालीन देवता मुरुगन का उल्लेख है। मुरुगन हो गए कार्तिक स्वामी जी, भगवान शिव के बड़े पुत्र, देवताओं के सेनापति। कार्तिक स्वामी जी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? मुरुगन, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में हम उनका जो वाहन है वो मोर को मानते हैं, दक्षिण भारत में उनका वाहन जो है मुर्गा है, इसलिए मुरुगन। तो तिरु मुरुकान्नु पद्य में क्या है? नक्कीरर द्वारा रचित ग्रंथ है, गीत है। इसमें संगमकालीन देवता मुरुगन का उल्लेख है। अगला जो दूसरा है पुत्थुपात्तु के अंदर, वह है नेडु नलवाद्य, नेडु नलवाद्य। नक्कीरर रचित इस गीत में विरह का स्वाभाविक चित्रण है। नक्कीरर की तुलना अंग्रेजी साहित्यकार जॉनसन से की जाती है। किससे? जॉनसन से की जाती। जॉनसन हजारों साल बाद पैदा हुआ, नक्कीरर के हजारों साल बाद पैदा हुआ। नक्कीरर ने पहले ही विरह गीत का क्या कर दिया? स्वाभाविक चित्रण कर दिया। अगला पेरुम पान्नानु पद्य, तीसरा जो पुत्थुपात्तु का जो या 10 गीत का जो संग्रह में तीसरा आता है वो कौन सा है? पेरुम पान्नु पद्य। थोड़ा दिक्कत होगी, दक्षिण भारतीय शब्द है मैंने कहा, लेकिन आपने क्या करना है? लिख लिख के याद करना है इनको, ठीक है? पेरुम पान्नानु पद्य। इसके रचयिता जो हैं वो रुद्रन कन्नार हैं। इसमें काशी के शासक तोंडेमान इलेंडेरियन का उल्लेख है। यह 500 गीतों का संग्रह है। चौथे नंबर पे है पात्तिन पाल्य। इसकी भी रचयिता जो है वो कौन है? रुद्रन कन्नार है। यह प्रेम विषयक रचना है जिसकी विषय वस्तु अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र से मिलती है। अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र से मिल के जैसी विषय वस्तु किस पत्थुपात्तु के किस गीत से संबंध रखती है? आंसर पत्तिन पाल्य। इसकी विषय वस्तु अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से मिलती है। इसमें पुहार बंदरगाह का विवरण भी उपलब्ध है, कावेरी पत्तनम। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा कि पुहार या कावेरी पत्तनम नामक बंदरगाह का विवरण किस पत्थुपात्य के किस गीत में दिया गया है? तो पत्तिन पाल्य में दिया गया है। इसमें दिया गया है। माना जाता है कि इस कृति से प्रसन्न होकर चोल शासक करेकाल ने रुद्रन कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की थी। क्या की थी? 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं। समझ रहे हो? 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं को, ठीक है। अगला 5वां जो गीत है वह है पोरुन रान्नु पद्य, पोरुन रान्नु पद्य। इसके रचनाकार जो है वो कन्नियार हैं और इसमें चोल नरेश करेकाल की प्रशंसा की गई है। इसकी चोल शासक करेकाल की प्रशंसा की गई है। अगला है सिरुपान्नन पद्य, सिरुपान्नन पद्य। नत्यनार द्वारा रचित इस रचना में चेर चोल पांड्य राजाओं और उनकी राजधानियों का उल्लेख है। चेर चोल पांड्य राजाओं और उनकी राजधानियों का उल्लेख। अगला मदुरै कांची। इसकी रचना जो की है मानगुडी मरुदन ने की है, मानगुडी मरुदन ने की है। इसमें पांड्य शासक नेडुंजेलियन की प्रशंसा की गई, पांड्य शासक नेडुंजेलियन की प्रशंसा की गई है। अगला है मुल्ले पप्पातु। ये नप्पुयनार द्वारा रचित विरह प्रधान रचना है। इसने की मुल्ले पप्पातु की रचना, मुल्ले पप्पातु की रचना किसने की? नप्पुयनार ने की। और ये क्या है? विरह प्रधान रचना है। अगला है कुरुंजी पप्पातु। ये कपिलार द्वारा रचित है और इस प्रेम प्रधान रचना में गांव का चित्रण किया गया। कपिलार बहुत बड़े विद्वान थे भाई, पहले बता दूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कुरुंजी पप्पातु कपिलार रचित प्रेम प्रधान रचना, इसमें गांव का चित्रण किया गया है। और 10वें नंबर पे है मलय पदुकादाम। 600 गीतों वाले इस संग्रह की रचना कौशिक नार ने की है। इसमें प्रकृति एवं संस्कृति का चित्रण किया गया, प्रकृति और संस्कृति का चित्रण किया गया। इतना समझ में आ गया? इसके बाद मैं आपको इत्तु थोक्के के बारे में बताऊंगा, या एत्तु तोक्के बोलते हैं इसको, अष्ट संग्रह। ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।